वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो फाइनली आप लोग क्लास 9th से पास आउट होके आ गए हैं अब क्लास 10th में। मैं हूं हर्षित और आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे साइंस। देखिए, आज हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करने के पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि हम मार्किंग स्ट्रेटेजी की या मार्किंग पैटर्न की बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड की। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो सकता है कि गलती से कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आ जाएं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी हम पैटर्न की बात करने वाले हैं या मार्किंग की बात करने वाले हैं वो स्पेशली केवल हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नन अदर देन अदर बोर्ड के। ठीक है, तो जो भी बच्चे आ गए हैं क्लास 9 से क्लास 10th में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा पहला लेक्चर है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साइंस में अभी तक का जो पैटर्न है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो साइंस का अगर हम डिवाइडेशन करें, हम अपने साइंस को डिवाइड करें, तो साइंस मेनली अपने 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आप लोग जानते हैं, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं ये मेनली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, हमने गलत लिख दिया, केमिस्ट्री बाद में कर दिया, केमिस्ट्री बीच में कर लीजिएगा, आपको जैसे अच्छा लगे। फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। और आप लोग जानते हैं जो अपना पेपर आएगा, क्योंकि 10th अपना बोर्ड्स होता है। अब आप खुश बहुत हो रहे होंगे, सर कोरोना है, कैसा टेस्ट, कैसा बोर्ड, पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप बोर्ड्स दीजिए ना दीजिए, एग्जाम हो ना हो, आपको नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप नॉलेज है लेंगे, जैसे आप लोग को लगा होगा कि 9th में क्या पढ़ा जाए, 10th में सीधा बोर्ड्स है, सीधा उसमें पढ़ेंगे। बट ये हम लोग के अंदर एक जो एजम्पशन होता है, ये एक बहुत गलत चीज होता है। एजम्पशन, हम लोग चीजों को सोच लेते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, जैसे तैसे करते रहेंगे। बट दिक्कत ये होती है कि अब आप क्लास 10th में जो पढ़ेंगे वो बहुत चीज को रिलेटेड रहेगा किस सिलेबस से, आपके क्लास 9th के सिलेबस से। तो इस चीज में जो लोग सोचते हैं कि 10th नहीं पढ़ेंगे, किसी तरह 10th में पास हो गए तो 11th में, तो ध्यान दीजिए 10th से जब आप 11th में जाएंगे तो 11th में जो भी आप पढ़ेंगे सेम एज इट इज यही पढ़ेंगे। या अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं, अभी तक का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे वो आपको क्लास 12th में फिर से मिल जाएगा। तो इसीलिए क्लास 10th में जो भी पढ़ाई हो रही है उसको बहुत थोड़ा गौर दे के पढ़िए। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक वापस आते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 में 30 मार्क्स कहां से मिलते हैं? 30 मार्क्स हमको मिल जाएंगे स्कूल से, प्रैक्टिकल में, और बचा था 70 नंबर। ये होता है थ्योरी, या जो बोर्ड का पेपर आपका आएगा ये आपको लिख के देना पड़ेगा। मतलब ये जो 70 नंबर है ये पूरे के पूरे आपके हाथ में है, और 30 नंबर स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट्स वर्क होंगे, जो भी वाइवा होगा, जो भी होगा उससे मिलेगा। तो 70 नंबर की आप गारंटी ले सकते हैं, 30 नंबर ये तो आपके स्कूल वाले डिसाइड करेंगे। अब देखिए फिजिक्स की अगर हम बात करें, अब 70 नंबर जो है इसमें किस तरह, इसमें क्या मार्किंग स्कीम होती है ये देख लेते हैं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें, स्पेशली फिजिक्स की बात करें, तो अपना जो फिजिक्स होता है ये आता है 25 मार्क्स का, बायोलॉजी 25 मार्क्स का, एंड केमिस्ट्री इज ऑफ 20 मार्क्स। बात आ रही है कुछ समझ में कि 25 मतलब 25 जोड़ देंगे तो 50, और 50 और 20 70। इट मीन्स दैट कि फिजिक्स और बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। बट 5 ही नंबर का डिफरेंस है, बहुत हाई डिफरेंस नहीं है। अगर आप उसको सोचे कि बहुत अधिक डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ने वाला है, तो ये बात गलत है।
आपको अगर 100 मार्क्स चाहिए तो आपको 25 इसमें भी फुल चाहिए, 25 इसमें फुल चाहिए और 20 इसमें भी चाहिए, तब जाके 100 कहीं आएगा। अगर आप बस सोचिए कि इन दोनों के थ्रू, तो ऐसा नहीं होगा। ये IIT JEE का एग्जाम नहीं है कि जिसमें कट ऑफ लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, ये मेरिट बेस्ड पेपर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम फिजिक्स की बात शुरू करें तो फिजिक्स में जो मेनली टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो आप बोल सकते हैं प्रकाश। प्रकाश में, प्रकाश आप सभी लोग जानते हैं, रोशनी। अरे भैया, आपके घर में लाइट नहीं है, क्या करेंगे आप लोग? जाके मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती से रोशनी हुई, चारों तरफ चीजें आपको दिखने लगी। रोशनी जो हमको कहां से मिलता है? सूरज से मिलता है, CFL से मिलता है, ट्यूबलाइट से मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है। तो यहां पे मेनली हम बात किसकी करने वाले हैं? प्रकाश की बात करने वाले हैं। प्रकाश में मेनली दो चीजें हैं, परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। अब परावर्तन अपवर्तन क्या है अभी चलेंगे आगे, देखा जाएगा, अभी इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा इसमें विद्युत। नाम सुना सुना लग रहा होगा, अरे भाई जाहिर सी बात है, विद्युत विभाग। विद्युत विभाग क्या होता है? अरे बिजली विभाग। आपके घर में लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, गर्मी के दिन है, इस समय AC चल रहा होगा, हीटर चल रहा होगा, खाना बन रहा होगा, जो भी होगा इंडक्शन पे, सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? विद्युत ऊर्जा की मदद से, विद्युत की मदद से। तो आपको विद्युत भी पढ़ना है। पहला चैप्टर में विद्युत आप पढ़ेंगे, नॉर्मल चीज पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अब ये कुछ नई चीज है, आप लोग ने, आप कहेंगे ऊष्मीय प्रभाव। देखिए, जब भी विद्युत धारा बहती है तो उसमें दो प्रभाव उत्पन्न होंगे, ऊष्मीय और चुंबकीय प्रभाव। चुंबक आप जानते हैं, तो वही चुंबक से बन गया हमारा चुंबकीय प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत में आपको ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव के बारे में भी पढ़ना है। फिर इसी में थोड़ा सा आगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक टॉपिक है, छोटा सा बोल सकते हैं, विद्युत प्रेरण। अब विद्युत प्रेरण क्या होता है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना आप समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर, अब ट्रांसफॉर्मर आपके घर के पास लगा रहता है, ट्रांसफॉर्मर का काम जो होता है वो विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे होता है। तो हम विद्युत प्रेरण की बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चला जाए तो यहां पे होगा ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? अब जैसे ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बनानी है हमको, कैसे बनाएंगे, कहां से बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे? विद्युत ऊर्जा के स्रोत, या कह सकते हैं ऊर्जा के स्रोत, दोनों नाम से आप बोल सकते हैं। अगला है हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण। और इसके बाद एक और थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, मतलब इतनी चीज हम जब पढ़ेंगे तब जाके हमारा जो फिजिक्स है, हमारा जो फिजिक्स का टॉपिक है, यहां पे खत्म होगा। तो इतना चीज हमें पढ़ने के बाद तब समझ में आएगा कि यहां पे हमारा फिजिक्स क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा शुरू होगा बायोलॉजी। अब पिछली बार तो 70% कुछ सिलेबस डिडक्शन हो गया था, इसको नोट करना हो, पॉज करके नोट कर लीजिए। फिलहाल तो आपके पास सिलेबस अभी आ जाएगा, कुछ दिन में सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज बस हम बता रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, सफा करें इसको।
तो ये हमारी बात अपनी हो गई फिजिक्स की। अब हम बात करेंगे अपनी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में अपना पहला ही चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जैविक क्रियाएं, कोई भी जीवित वस्तुओं में जो जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसको हम जैव प्रक्रम बोलेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहले होता है पोषण। देखिए, कोई भी जीवित चीज होती है, हम उसको कैसे जीवित और मृत में पहचान सकते हैं? वो पोषण जरूर करेगा। पोषण मतलब वो खाना, उसको भोजन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो। क्योंकि आप लोग क्लास 9 में क्या पढ़े? दो तरह की पादप कोशिकाएं, दो तरह कोशिकाएं आप पढ़े हैं, पादप कोशिकाएं, जीव कोशिकाएं। चाहे जीव कोशिकाएं हो चाहे पादप कोशिकाएं हो, दो के 200 कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता है, और पोषण की सहायता से वो क्या पाएंगे? ऊर्जा पाएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा पोषण। इसी में दूसरा टॉपिक आएगा श्वसन। श्वसन मीन्स सांस लेना। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि हम लोग के सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसानों या जीवों की बात करें तो इंसान या जो भी जीव होते हैं वो सांस क्या लेते हैं? वो सांस लेते हैं, सांस में क्या अंदर लेते हैं? वो सांस में अंदर मेनली लेते हैं ऑक्सीजन। और वही अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं? पेड़ पौधे जो सांस लेते हैं उसमें वो लेते हैं अंदर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, जाहिर सी बात है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, परिवहन। देखिए, हम लोग के शरीर में एक तंत्र होता है, या एक पूरा कह सकते हैं सिस्टम होता है। सिस्टम समझिए, अभी तंत्र नहीं बोलेंगे, आगे अभी डिसाइड करेंगे तंत्र क्या होता बताया जाएगा। परिवहन, हमारे शरीर में कोई भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान आना है या जाना है, कैसे जाएगा? क्योंकि देखिए, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे हमें सांस लेना है तो सांस, नाक अपने आप चल रहा है, हम सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि हम सांस लेते लेते भूल जाएं कि नहीं सांस लेना है। ये सब कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया, मतलब ऑटोमेटिक हमेशा पूरे टाइम चलती रहती है। तो परिवहन तंत्र से इतना आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान आना है या जाना है तो वो किस तंत्र से के थ्रू आएगा? जाएगा परिवहन तंत्र। अभी इसके बाद डीपली बात करेंगे, हर टॉपिक की बात बहुत कायदे से की जाएगी। इसका अगला है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र मीन्स जो भी हमारे खून है, खून एक स्थान से दूसरे स्थान आता जाता है। परिवहन तंत्र का मेन चीज तो खून ही है। खून जब एक स्थान से दूसरे स्थान आता है जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विकार पदार्थ बन जाते हैं, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं यूरिया। हम लोग के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है द्रवित रूप में, उसका उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र की सहायता से होता है। तो जैव प्रक्रम में ये 4 टॉपिक हमारे मेनली हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बायो में दूसरा टॉपिक आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नियंत्रण एवं संवयन तंत्र। नियंत्रण एवं संवयन तंत्र मतलब हमारा दिमाग से रिलेटेड है ये टॉपिक। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमको क्या करना है, जो भी चीजें हैं सब कुछ कहां से कंट्रोल होता है? हमारे दिमाग से। बस इतना ही नहीं, हम कितने लंबे होंगे, कितने चौड़े होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में और भी चीजें होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं, तो वो भी किस में आती हैं? नियंत्रण एवं संवयन तंत्र में। नियंत्रण एवं संवयन तंत्र का मेन जो अंग होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है या हमारा
ब्रेन होता है। तो इस नियंत्रण एवं संवेदन तंत्र में हम अपने मस्तिष्क की भी बात करेंगे, हम अपने दिमाग की भी बात करेंगे, साथ ही हार्मोन्स की बात करेंगे। हार्मोन्स हमारे शरीर में किस प्रकार सहायक है, क्या क्या करते हैं, इन सब की बात हम करेंगे। नेक्स्ट थिंग, जनन तंत्र। जनन तंत्र, जनन तंत्र से हम क्या समझते हैं बेटा? जनन तंत्र से हम ये समझते हैं कि जो भी जीवित चीजें हैं वो आज नहीं कल मर जाएंगी। कोई भी तो अमर नहीं है, कोई भी जीवित चीज जो है वो अमर नहीं होती है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। कोई भी जीवित चीज की, जैसे इंसानों की बात करें तो उनका 60 से 70 के बीच में लाइफ स्पैन होता है। मच्छर की बात करें 3 से 4 दिन का होता है, मक्खी का 1 दिन का होता है। पेड़ पौधे हैं, जैसे मैक्सिमम अगर पेड़ पौधों की बात करें तो उनका लाइफ स्पैन होता है, कह सकते हैं जैसे पीपल है, बरगद है, तो उनका 70, 80, 90 साल, 100 साल मैक्सिमम मान लीजिए। मतलब सब जो भी जीवित यहाँ पे जीव है या पौधे हैं, सबका अपना एक लाइफ पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उनको क्या हो जाना है? खत्म हो जाना है। अब अगर जीवित चीजें इसी तरह खत्म हुई तो यहाँ पे तो जीवन का नामो निशान मिट जाएगा, कोई जीवित बचेगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, जनन तंत्र या जनन की सहायता से हम लोग अपनी संतति का उत्पन्न करते हैं, अपने बाद की दूसरी पीढ़ी का उत्पन्न करते हैं, अपनी दूसरी पीढ़ी को जन्म देते हैं, जिस कारण से धीमे 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 यहाँ पे जीवन बना रहता है, कभी भी जीवन खत्म नहीं होता है। तो ये जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा वो जनन तंत्र होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान दीजिए, ये हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे क्लास 10th के बाद 11th 12th में बायो लेने वाले हैं या डॉक्टर बनने वाले हैं या डॉक्टरी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये सब चीजें बहुत इजीली समझ में आने वाली हैं। ये चारों तो बहुत इजीली समझ में आए, क्योंकि अपने शरीर का नॉर्मल काम है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा और इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा। इस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं विकास। आनुवांशिकता से क्या आप समझते हैं? तो अब इसके लिए एक छोटा सा हम पहले एग्जांपल लेंगे। आप लोग ने कभी ना कभी एक्समैन या क्रिश 3 देखा होगा। क्रिश 3, अरे भाई ऋतिक रोशन उसमें हीरो थे। क्रिश 3 जब आप लोग देखे होंगे तो आप लोग उसमें देखे होंगे कि जो विलेन थे विवेक ओबरॉय जी, मैंने तो नहीं देखी है बट मैंने सुनी है, थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, एक्शन सीन बस, ठीक है। तो उसमें उनके संग कई और विलेंस रहते हैं। वो सब कैसे बनाए जाते हैं लैब में? रहते तो वो भी इंसान है, बट वो कैसे उस तरह से बन जाते हैं? तो उनके शरीर में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो एक छोटा सा कोडिंग होता है। अभी थोड़ा ज्यादा नहीं बोलेंगे इसके बारे में, बस ये समझिए हम लोग के अंदर भी एक कोडिंग होता है। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होता है उसी तरह हम लोग के अंदर भी कोडिंग होता है, और अगर उसी कोडिंग को थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है। तो आनुवांशिकता और विकास में हमको यही पढ़ना है कि चीजें कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, या जो भी हमारी कोडिंग कह सकते हैं, या जो भी हमको अपने पूर्वजों से चीजें मिलती हैं वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और कैसे हम लोग धीमे धीमे विकसित हो गए। विकसित मतलब विकास। एग्जाम्पल समझिए, आपको ये तो पता है कि बंदर और इंसान सेम टू सेम है। भाई कहा जाता है ना कि बंदर हमारे पूर्वज है, गोरिल्ला हमारे पूर्वज है, चिंपैंजी हमारे पूर्वज है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग के कुछ गुण उनसे मिलते हैं। हम लोग धीमे धीमे विकसित होते गए और हम लोग ने एक नई प्रजाति बना दी, या एक नई जाति बन गई, जिसको हम लोग ने ह्यूमन बोला, इंसान बोला, या होमो सेपियंस बोला। और वो लोग नहीं विकसित हो पाए, उन लोग दूसरी तरह से विकसित हुए तो वो अलग जाति बन गए। बात समझ में आई कि जैसे जैसे विकास होता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो विकास जब बहुत अधिक स्तर पे हो जाता है तो एक नए जाति का निर्माण होता है। तो ये चीज जो हम पढ़ेंगे वो आनुवांशिकता एवं विकास में पढ़ेंगे। आज बेटा सब नोट करते चलिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। आपके मन में पूरा चैप्टर A to Z आपको दिमाग में चलना चाहिए कि हमको क्या क्या देखना है।
और बायो में इतनी ही चीज हमको पढ़नी है, इसके अलावा कोई अभी नया सिलेबस हमारे पास नहीं है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, या कह सकते हैं लास्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे साइंस के, जो कि है अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेटा मेनली 5 चैप्टर्स हैं अभी तक। सबसे पहला रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। चलिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिख देते हैं। इस चैप्टर में हमको कोई 2 चीजें रासायनिक रूप से कैसे अभिक्रिया करती हैं, उनके समीकरण कैसे लिखे जाएंगे, उनको कैसे संतुलित किया जाएगा, इसमें इस चीज की बात करनी है। यह हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा। दूसरे चीज की बात करें या दूसरे चैप्टर की बात करें तो अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार के बारे में अभी तक बहुत आप लोग ने कम सुना होगा, लेकिन एसिड तो सुना होगा। क्षार भले या बेस के बारे में भले ही ना सुना हो, लेकिन एसिड के बारे में सुना है। बैटरी में तेजाब डाला जाता है, एक कॉमन चीज है। लवण के बारे में सुना होगा, लवण मीन्स सॉल्ट, नमक। अरे भाई घर पे जो सॉल्ट आता है, जो सब्जी में पड़ता है, उसको हम लवण बोलते हैं। तो अम्ल और लवण तो 2 चीज तो आप सुने होंगे। क्षार के बारे में थोड़ा कम सुने होंगे। तो अम्ल, क्षार, लवण के बारे में बहुत अभी मैं आपको डीपली नहीं बताऊंगा, बस ये समझिए कि हमारा दूसरा चैप्टर होगा अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल का जो विपरीत गुण रखता है उसी को हम क्षार बोलते हैं। अभी एग्जांपल्स दिए जाएंगे तो आप इसके बारे में और क्लियर होते जाएंगे। तो हमारा दूसरा चैप्टर होगा अम्ल, क्षार और लवण। अब हमारे हिसाब से आपका जो तीसरा चैप्टर है वो केमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट चैप्टर होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग धातु और अधातु के बारे में जानते हैं। क्लास 8th या क्लास 7th में आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ के आए हैं। बस वही चीज को थोड़ा क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे उसी चीज को थोड़ा और एनहेंस कर दिया जाएगा और थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीज हमको यहाँ पे पढ़ना है, धातु और अधातु। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे मिश्र धातु बनेगा, कैसे धातु कर्म, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। अभी तक क्या था कि हम लोग धातु के बारे में जानते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, पत्थर निकालेंगे, पत्थर के अंदर से कैसे धातु निकालते हैं हम लोग, उसकी भी बात करेंगे। तो ये भी अपना एक टॉपिक अभी आने वाला है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमको कहाँ पढ़ना है, धातु और अधातु में। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। 4th चैप्टर कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक मतलब 4th चैप्टर में हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन सभी लोग जानते हैं, परमाणु क्रमांक 6। अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, छठा 6 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को हम कार्बन बोलते हैं। हम फिर बात करेंगे कार्बनिक यौगिक, क्योंकि जो भी तत्व कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। क्यों भाई कार्बन इतने अधिक प्रकार के यौगिक बनाता है और बाकी जो है इतने कम बनाते हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वही गुणों की, वही प्रॉपर्टीज की बात हम यहाँ पे करेंगे कार्बन एवं कार्बनिक यौगिकों में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन यौगिक कैसे बनते हैं, उनमें कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं, और अंत में हम बात करेंगे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की। इतना पढ़ के हमारा 4th चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। और एकदम लास्ट चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री में आएगा वो है
तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण मतलब तत्वों को हम किस तरह से रखें कि हम उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं, हम उसके बारे में प्रॉपरली जान सकते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो इतना चीज हम पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो साइंस का सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा सब कुछ तैयार हो जाएगा और तब जाके हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर मानेंगे। तो आज जितने भी हमने आपको चैप्टर्स बताए हैं सबके बारे में हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इंट्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश उठा के सीधे अपना लेक्चर शुरू करेंगे। आज का भी चीजें अगर टॉपिक आप नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं, चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझना ही पड़ेगा। फिर एक अभी लेक्चर और बनेगा, उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना हम आंसर दे कि वो उस पर हमको उतना मार्किंग मिल सके। तो धीमे 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 हम लोग का अब सिलेबस बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 9 से 10th में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम है, टाइम वेस्ट करना बंद करिए। जो समय आप लोग वेस्ट करते हैं इधर उधर, हम लोग को लगता है 1 घंटा पढ़ लिए 2 घंटा पढ़ लिए, बट फैक्ट इज दैट कि जब हमको लगता है कि हम 1 घंटा में बहुत खुश हो जाते हैं तो हम लोग के सामने कोई और बच्चा उससे ज्यादा पढ़ता रहता है। तो अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत प्रेशर मत लीजिए, आराम से अपने क्लास में जो भी चीजें, क्योंकि अभी जो 10th का सिलेबस है वो हमारे अगल ही बगल जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड है, कोई बहुत बाहर का टॉपिक नहीं है कि अगर आपको टेंशन हो रही हो कि अरे बाहर का टॉपिक हम कैसे पास हो पाएंगे, ना, सब अपना बहुत क्लोजेस्ट टॉपिक है, सब हम लोग के अगल बगल होता है वो हम लोग देखते रहते हैं। तो आज हम अपना यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे तब हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम परावर्तन की बात करेंगे। तो होप सो, टिल देन स्टे सेफ, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।